के नहीं, उससे बचाने के लिए जैसे अब हम पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो इसमें अगर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो ये आपस में चिपकता नहीं है। इसी तरह से चाउमीन का है, अगर हम उसको बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर 2-3 बूंद ऑयल की डाल दें तो वो भी नहीं चिपकते। नूडल्स आपस में नहीं चिपके। जी। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसका पानी अलग कर देते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सायरा जी के थ्रू दी गई ये टिप आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसको छन्नी में छान लेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा सॉटे करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे। ठीक है। इसमें हम डालेंगे बटर और जो हमने स्टीम की हुई है कॉर्न को, तो वो मिक्स करेंगे। यानी कि अब हम सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो 1 स्पून दे दीजिए मुझे। जैसे आजकल सायरा जी जो स्वीट कॉर्न है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आसानी से। आई थिंक स्टीम्ड भी अवेलेबल हैं। जी, तो वो भी हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर हम डालेंगे पहले इसमें, जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। जी। जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और बटर नहीं डालना चाहते, तो आजकल जो बटर है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री आ रहा है। जी जी। तो आप वो भी ले सकती हैं। जी। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा हम बटर यूज नहीं करते हैं उसको, जैसे अब ये है कि काला नमक भी है और लेमन जूस भी है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। जी। अब ये सॉटे हो गया तो हम ये डालेंगे। यदि सॉटे हो जाएगा तो हम इसको एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। ठीक है। बहुत हल्का सा, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और गैस हम थोड़ा सा लाइट करेंगे सिम पर। फिर हम थोड़ा सा और बटर लेंगे। बटर का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस मामूली सा लेंगे क्योंकि हमने पहले कॉर्न में डाल लिया है। फिर हमने जो ये पास्ता बॉईल किया है हम इसको सॉटे करेंगे बटर के साथ। हम गैस ऑफ कर देंगे। दोनों को आप मिक्स कर दिए। जो हमारे स्वीट कॉर्न थे जिन्हें हमने बटर में सॉटे किया था, और जो अब हम इसमें काली मिर्च मिक्स करेंगे। जी। काली मिर्च का पाउडर है, ये अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे। ठीक है। काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक डालेंगे। जी। थोड़ा सा धनिया और लेमन जूस। लेमन जूस बहुत से को ज्यादा खट्टा चाहिए तो वो ज्यादा डाल सकते हैं। फिर हम इनको मिक्स करेंगे। फिर हम इसको गार्निश करेंगे टमाटर और शिमला मिर्च से। तो गार्निश का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं मिक्स करती हूँ और फिर उसको गार्निश करूंगी जब मैं सर्विंग प्लेट में करूंगी इसको। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी इसमें मिक्स कर देती हूँ कलर के लिए।
अब हम इनको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ठीक है। अब हम इसके लिए लेंगे एक सर्विंग प्लेट और एक बड़ा स्पून मुझे दे दीजिए। फिर हम सर्व करेंगे। टमाटर जी गार्निश करेंगे। दोबारा जो हमने उसमें डाला था, जी। उसके बाद आप ऊपर से भी इसकी टॉपिंग्स डाल दें। हरी शिमला मिर्च के अलावा और भी हेल्दी बनाने के लिए क्या हम और तरह की शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कलरफुल भी आती है, जैसे रेड भी होती है, येलो भी होती है जी, वो भी हम डाल सकते हैं। तो नाजरीन, बनकर तैयार है कॉर्न पास्ता। शुक्रिया साया जी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा हेल्दी पास्ता तैयार है। इसे घर पर बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कॉर्न पास्ता सैलेड बनाने के लिए चाहिए स्वीट कॉर्न, पास्ता, काली मिर्च, काला नमक, नींबू का रस, नमक, तेज पत्ता और बटर। कॉर्न पास्ता सैलेड बनाने का तरीका: सबसे पहले एक पैन ले, उसमें पानी और पास्ता डालकर बॉईल करके एक बाउल में निकाल ले। फिर एक पैन में बटर और स्वीट कॉर्न डालकर भूनें और एक बाउल में निकाल लें। फिर उस बाउल में उबली हुई पास्ता, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, हरा धनिया और नींबू का रस डालकर मिक्स करें और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि हर फ्राइडे हम आप में से ही किसी एक व्यूअर का खत अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो जल्दी से उसे खत के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। अपनी रेसिपी भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा एड्रेस। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार 2 नई सेहतमंद रेसिपीज के साथ हम जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना होगा। खुदा हाफिज। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। वजारत उस्मा की उम्मीदवारी पर बोले राहुल, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर करप्शन के मामले में सबूत के साथ छेड़छाड़ का लगा इल्जाम। कांग्रेस और बीजेपी ने लिया निशाने पर। महाराष्ट्र में मनरेगा स्कीम के नफाज में ताखिर से रियासती सरकार के खजाने को 80 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, कैग की रिपोर्ट। जनूबी चीन के जुआ खाने में धमाका, 14 हलाक। रॉजर फेडरर और विक्टोरिया अजारेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में दाखिल। और खबरें तफसील से। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग से ऐन कबल नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे निभाएंगे। एक हिंदी रोजनामे को दिए इंटरव्यू में जब राहुल से यह सवाल किया गया
कि वो वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं, तो राहुल ने कहा कि पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी दे रखी है वो उसे निभा रहे हैं और आगे भी अगर पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वो उसे भी निभाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी एक ओहदे पर बहस करने की बजाय सियासी निजाम में बदलाव लाने पर बातचीत और बहस होनी चाहिए। राहुल ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मुल्क किसी एक आदमी के आइडिया से नहीं चल सकता। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पिछले 10 सालों में पार्टी के साथ हर स्तर पर सिर्फ ऊपर की राजनीति में नहीं, आम कार्यकर्ता की राजनीति पर भी वो बात जो कहते हैं वो कार्यकर्ता को उनके साथ जोड़ती है। तो जिस तरह से उन्होंने ये पिछले 10 साल एक अपनी शख्सियत का, अपने काम करने के तरीके का वर्णन किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी उनको जो काम कहेगी, प्रधानमंत्री के पद की बात हो, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनकर आगे बढ़े, वो उसको स्वीकार करेंगे। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल बेतुकी बातें कर रहे हैं। पार्टी के मुताबिक कांग्रेस में कोई फैसला गांधी परिवार की मर्जी के बगैर लिया जाता है भला। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये मजाक है। कोई मान सकता है इस देश में कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार अलग अलग है? अरे कांग्रेस में वही होता आया है और वही होता है जो मां और बेटा कहते हैं। और जब श्री राहुल गांधी ये कहते हैं कि पार्टी जो कहेगी उसका सीधा अर्थ होता है मेरी माताश्री जो कहेंगी, और माताश्री के कहने पे सब कुछ आज तक होता है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके आदेश बजा लाते थे, अब श्री राहुल गांधी बजा के लाएंगे। तो लोगों को इतना मूर्ख नहीं मानना चाहिए, सब लोग समझते हैं। जबकि कांग्रेस के हलीफ एनसीपी का कहना है कि राहुल को जिम्मेदारी देने के हवाले से कांग्रेस को फैसला करना है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। गलत क्या कहा है, उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको हम निभाने की कोशिश करेंगे। अगर पार्टी उनको आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये हर पार्टी का इंटरनल मामला है और हर पार्टी इस मामले में स्वतंत्र है कि वो अपने प्रधानमंत्री या अपने नेता जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उसका नाम आगे ला सकती है। दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती पर करप्शन के एक मामले में गवाह पर असरअंदाज होने और सबूत के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम का सामना है। सोमनाथ भारती सियासत में दाखिले से कबल एक वकील थे। गुज़श्ता साल अगस्त में भारती दिल्ली की सीबीआई अदालत में एक करप्शन का केस लड़ रहे थे। जज ने मामले की समाअत के दौरान सोमनाथ भारती के तर्ज अमल को काबिल एतराज और गैर अखलाकी करार दिया था। सोमनाथ भारती दिल्ली के मालवीय नगर असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती मामले पर रद्दअमल जाहिर किया है। हमें पूरा केस समझने की जरूरत है। ये करीब 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का मामला था। बैंक के अंदर का फ्रॉड था। बैंक में लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, आप लोग जानते हैं। जब भी कोई एक्सपोर्ट करता है तो उस एक्सपोर्ट के थोड़ा पीछे हो जाइए, एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट के अगेंस्ट में लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट रेज किए गए थे और 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। इसमें बैंक के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन एक छोटे से डेस्क ऑफिसर पवन कुमार को सीबीआई ने गिरफ्तार करके उसको बलि का बकरा बनाया। पवन कुमार, बैंक के अंदर सब आपस में बात कर रहे थे और वो जो बड़े बड़े ऑफिसर थे खुल के बोल रहे थे कि इसको फंसा दिया और हम सारे बच गए। पवन कुमार ने स्टिंग ऑपरेशन किया। उसने बड़े ऑफिसर्स को फोन किया और फोन करके उसने जो वो लोग कह रहे थे वो रिकॉर्डिंग कर ली। अब इसमें तो एविडेंस की कोई टेम्परिंग नहीं है। इसमें तो एविडेंस जो है कोर्ट को ज्यादा एविडेंस दिया गया था, टेम्परिंग नहीं की गई थी। और आप लोग, मैंने सोमनाथ को अभी सुबह सुबह बोला है, वो जो रिकॉर्डिंग की गई थी, हम चाहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग सारा मीडिया दिखाए देश को। वो रिकॉर्डिंग हम देने के लिए तैयार हैं।
आप वो देख के बताइए कि उसमें एविडेंस की कहां से टेम्परिंग है। इसीलिए मेरा ये कहना है, हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। बड़े ऑफिसर्स को फंसाने के लिए एक ऐरे गहरे आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसको जज ने टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कहा है। ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं है। मैं आज इतने लोग हमारे साथ पास वो लेके आ रहे हैं, वो कोई एविडेंस टेम्पर थोड़ी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत मामला है। दिल्ली आपको लिए चलते हैं। और तकनीकी खराबी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, लिहाजा उन्हें सोमनाथ भारती पर लगे इल्जामात पर कार्रवाई करनी चाहिए। थे वो अब करना चाहिए उनको। उन्होंने आकर्षित किया लोगों को अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के लिए। तो अब जब उनके बीच से भ्रष्टाचारी उभर के सामने आया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है केजरीवाल जी को पहले नहीं मालूम हो, टिकट के बंटवारे में ये बात उनसे छुपाई गई हो, मंत्रिमंडल के गठन के समय ये बात छुपाई गई हो, लेकिन अब जब मीडिया के माध्यम से आज की अखबारों में है ये बात सबको मालूम हो गई, तो केजरीवाल जी को जो जनता से किया हुआ वादा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, तो वो डिलीवर करना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती पर लगे इल्जामात संगीन है, लिहाजा फौरी उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग करती है, और अगर वास्तव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद राजनीति में सुचिता की बात करते हैं तो उन्हें तुरंत अपने मंत्री सोमनाथ भारती को पद से मुक्त करना चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि दिल्ली वालों के लिए और कोई दूसरा चारा नहीं है। और भाई एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती मीडिया से बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय द क्लाइंट अब्रॉड, उसको लेके किसी बैंक में जाते हैं और वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ शिपिंग है, इनवॉइसिंग है, उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैंक उनको वो मनी रिलीज कर देता है, जो कि बाद में फॉरेन बैंक से रिकवर हो जाती है। यहां पे फॉरेन बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर को मना कर दिया पैसा देने से। इसके बावजूद कि कई ट्रांजैक्शंस हो गए जिसमें कि पैसा फॉरेन बैंक से स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में नहीं आया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के लोग पैसा देते रहे और ये लॉस 116 करोड़ तक बढ़ गया। उसके बाद ये इसको स्टॉप किया गया। फिर ये केसेस, फिर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है बैंक का, उसने, जो पवन कुमार है वो डेस्क ऑफिसर है, उस वक्त मिस्टर मनमोहन सिंह एजीएम थे, मिस्टर बीएस दिवाकर was also AGM of the bank, and there were two chief manager also. So all of these individuals, इन सबको, ये सब उस चेन में जो ट्रांजैक्शंस हुए उस चेन में थे, लेकिन सबको छोड़ के खाली पवन कुमार जो डेस्क ऑफिसर था उसको इन्होंने एक्यूज बना दिया, बाकी सब छूट गए। और बाकी सब ने कहना शुरू किया कि अब देखो पवन कुमार के नाम पे सब कुछ चलेगा, और हम लोग तो आराम से इस केस से निकल गए। देन इन सितंबर 2010 2 AGMs, one chief manager and जो डेस्क ऑफिसर पवन कुमार है, सभी सस्पेंड हुए। जो पवन कुमार है ना, उसको सुकॉज नोटिस इन्होंने इशू किया और उन्होंने कोई भी मौका नहीं दिया कि भाई आप बताएं आपकी साइड की स्टोरी क्या है। विजिलेंस डिपार्टमेंट बैंक का सबको कहा था प्रोसिक्यूट करने को, लेकिन सीबीआई फॉर द बेस्ट रीजंस नोन टू देम
उन्होंने खाली 2 केसेस में जो टेक्सको मैच को छोड़ के 2 केसेस में खाली पवन कुमार को एक्यूज बनाया, रिसर्व इम्पैक्ट्स और नेक्ता एक्जिमी केसेस में। टेक्सको मैच में भी बीएस दिवाकर जो एजीएम थे, जिनके रिलेशन में सारा कुछ हुआ, वो तीनों में से किसी में भी एक्यूज नहीं बने। इक्कीस 1/2013, 12/2/2013 और 13/2/2013, 14/2/2013 इन डेट्स पे जिन विटनेसेस को आना था वो विटनेसेस किसी न किसी बहाने से नहीं आए, और जब ये लगने लगा कि ये विटनेसेस क्यों नहीं आ रहे, इनसे पता किया जाए, तो चूंकि एक्यूज पवन कुमार और बीएस दिवाकर ये सभी एक ही बैंक के लोग हैं, उसने पता करने की कोशिश करी कि क्यों नहीं आ रहे। इस सिलसिले में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ बीएस दिवाकर और पवन कुमार के बीच में, और मैंने उससे बात करी। उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको अभी दे दूंगा, उसका ऑडियो भी दे दूंगा। उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ढेर सारी चीजें निकल के आई, जिसमें कि ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है 16/2/2013 को। 16/2/2013 के पीछे 5 डेट्स पर कोई भी विटनेसेस डेट्स पे नहीं आए। तो ये जो 16/2/2013 को कन्वर्सेशन हुआ है मेरे क्लाइंट पवन कुमार, बीएस दिवाकर और मेरे बीच में, इसका ट्रांसक्रिप्ट आपको मैं दे दूंगा। तो मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें कि आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या होना चाहिए था और क्या हुआ बाद में, वो आपको बता देता हूं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज सीबीआई अप टू। तो दिवाकर जिनका विटनेसिंग चल रहा था, वो कहते हैं कि दिस इज द सीबीआई पीपल, आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दे हैव एक्सोनरेटेड मी इन ऑल द 3 केसेस बिकॉज द बैंक वांटेड दैट आई शुड नॉट डू एनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर। आई विल बी गिविंग ऑल ऑफ दिस टू यू। Mr. Divakar has further revealed that I started investigating who are these people, what connection they have, and I also felt that the foreign bankers who opened the LC's letter of credit were also in hand in glove with the buggers. And the last of the conversation. तो ये थे दिल्ली के वज़ीर कानून सोमनाथ भारती, जो कि साबिक़ में वकालत करते थे सीबीआई की दिल्ली की सीबीआई अदालत में करप्शन के मामले में जो फर्जी बड़ा हुआ है बैंक को लेकर, उसकी तफसीली बातचीत मीडिया के सामने कर रहे थे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा लोहरी के मौके पर देखिए ईटीवी उर्दू की खुसूसी पेशकश लोहरी स्पेशल विद आरिफ लोहार, बरोज मंगल शाम 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में उस वक्त की बरतानवी वजीर आजम मार्गरेट थैचर की मदद इंदिरा गांधी ने ली थी। इस दावे की सदाकत की जांच का काम बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरन ने काबीना सेक्रेटरी के सुपुर्द किया है। दरअसल बरतानिया में हाल ही में खुफिया दस्तावेजात को आम किया गया है। आम किए गए दस्तावेजात इस जानिब इशारा करते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए बरतानवी फजाइया के हुकाम को हिंदुस्तान भेजा गया था ताकि ये गोल्डन टेम्पल में छुपे मिलिटेंटों को बाहर निकालने के मनसूबा साजी में उस वक्त की मरकजी हुकूमत की मदद कर सकें। लेबर रुकन पार्लियामान टॉम वाटसन और लॉर्ड इंद्रजीत सिंह ने आम किए गए दस्तावेजात की वजाहत करने को कहा है। कौमी अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन त्रिलोचन सिंह के मुताबिक इस खबर से उस वक्त की मरकजी हुकूमत की नीयत सवालों के घेरे में है। इससे कंडेमेबल, इससे भारत सरकार की जो इंटेंशन थी वो इससे टोटल एक्सपोज हो चुकी है। ब्लू स्टार जिसको ये कहते हैं, द अटैक ऑन दरबार साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर हैपेंड ऑन 5 जून 1984 और जब ये हुआ था आई वॉज पोस्टेड एट दैट टाइम इन राष्ट्रपति भवन एंड सारा इंडिया जानता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द आर्मी एक्शन एंड इट वॉज बिन ऑन द रिकॉर्ड। And at that time, Srimati Indira Gandhi, the then Prime Minister, issued many statements कि this was an abrupt decision, इसलिए कि हालात काबू से बाहर हो गए थे और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ चुकी थी and they had no option. But आज का लेटर 2 फरवरी का, इट मीन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत देर से ये प्लान अटैक की कर रही थी। तो ये बहुत बड़ा जो आज जो लेटर है ये इसके कई महीने हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंशन टू अटैक गोल्डन टेम्पल वाज मच अर्लियर एंड मेनी एजेंसीज आर इन्वॉल्व। सेकंड से सब। उधर जेडीयू का कहना है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। पार्टी के मुताबिक मगरबी ममालिक इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से का क्या फायदा है? अभी उसकी कोई ये नहीं है। ये सब पश्चिमी देशों में इस तरह की सौंसेबाजी चलती रहती है। क्या हुआ क्या? अरे ब्लू स्टार किया तो उसका खमियाजा तो भुगता, तो हो गई, बात खत्म हो गई। अब उसको फिर से उस घाव को खुजलाने से क्या फायदा है? महाराष्ट्र में मनरेगा स्कीम के निफाज में हुई ताखीर और अखराजात में बेजाब्तगी के सबब सरकारी खजाने को 80 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे काम जो स्कीम के तहत नहीं आते उस पर 47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके साथ शुरू किए गए कामों में हुई ताखीर के सबब भी कई करोड़ रुपए का बार रियासती सरकार के खजाने पर पड़ा। कैग ने उजरत की अदायगी में बेजाब्तगी की बात कही है। साबिक दाखिला सेक्रेटरी आरके सिंह ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक साथी को बचाने का इल्जाम आयद किया है। आरके सिंह का कहना है कि शिंदे ने दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखने वाले मुंबई के एक बिजनेसमैन से पूछताछ करने से दिल्ली पुलिस को रोक दिया था। बीजेपी ने इस पूरे मामले में जांच का मुतालबा किया है। पार्टी लीडर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शिंदे के खिलाफ आरके सिंह ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। उनके गृह सचिव ने टिप्पणी की है कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग में एक बिजनेसमैन को